जय हिंद दोस्तों, अगेन वेलकम टू योर चैनल द इन्फॉर्मेशन एजुकेटर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर चैप्टर फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन। और आज हम लेकर के लिए आए हैं आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, तो आज यही आपके मेन टॉपिक है भाई इस चैप्टर के। और आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिया है, लेकिन पूरे चैप्टर हमारे लिए नहीं पढ़ना है, हमें वो पॉइंट पढ़ने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2025 के लिए ये वीडियो बन रही है, इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही कम टाइम में जल्द से जल्द कवर किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, तो इम्पॉर्टेंट वाली बात से ही हमें स्टार्ट भी करना चाहिए अपना चैप्टर। तो बिल्कुल कर रहे हैं भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्या बना रहे हैं जो आप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार ये आपकी पीरियोडिक टेबल, इसमें हम आपके एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके बुक में लिखे हुए हैं, केवल वो चीज़ बता दे रहे हैं जो आपके आगे जाके काम आएगी। जैसे एमसीक्यू में ये आप अगर अभी यहाँ देख लेते हैं तो आपके लिए एक आइडिया बन जाता है एमसीक्यू के टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साइड में हमारी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इस साइड में हमारी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और बीच में हमारा क्या बचता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप इस तरफ से अगर देख रहे हैं, यहाँ मैं बताऊँ तो मेरे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले इस साइड में हमारे प्रेजेंट हैं मेटल्स। क्या प्रेजेंट है भैया? बिल्कुल पता है, मेटल्स, बहुत अच्छी बात है। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? बेस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? नॉन मेटल। क्या प्रेजेंट होंगे भैया? नॉन मेटल्स। और यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ बेस है तो यहाँ सीधी बात है एसिड प्रेजेंट होंगे। और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा भैया? बीच में आपने बताया यहाँ प्रेजेंट होगा हमारा मेटलॉइड। और पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है केवल बीच में ही मेटलॉइड हमारे प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ नॉन मेटल, करीब 6 से 7 नॉन मेटल वो मेटलॉइड इस तरीके के हैं जो जाके हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है नॉन मेटल में। ठीक है, यहाँ जाके कुछ इस तरीके से उनका नंबर है, जो 6-7 आपके नॉन मेटल हैं उनके लिए भैया आपके लिए याद रखना है कि यहाँ पर हमारे नॉन मेटल में वो मेटलॉइड छिपे हुए हैं। अब पता होगा कि आपको मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं। नहीं पता है तो एक बार बता दे रहा है। मेटल वो होते हैं जो अपने वो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो मेटल या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसके लिए वो गेन करते हैं और गेन करने के बाद वो निगेटिव चार्ज गेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाने के बाद वो निगेटिव चार्ज उन पे आ जाता है। और मेटलॉइड ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी की शो कर सकता है। ठीक है, ये कोई एक तरफ का नहीं है, ये बीच का है। ठीक है, तो पहले मेन बात हो गई आपकी, ये पता होनी चाहिए कि मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, मेटलॉइड किधर होते हैं पीरियोडिक टेबल, वो हमारे लिए पता लग गया। अब दूसरी बात आती है भाई सबसे ज़्यादा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वेरिएशन में पहली इंपॉर्टेंट बात कि एटॉमिक साइज़ की, क्योंकि इसमें हमारे लिए स्मॉल चीज़ पढ़नी है जैसे एटम्स। ठीक है, एटॉमिक साइज़ जिसके लिए हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। तो भाई ये क्या होता है? एटॉमिक साइज़ कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है, केवल दी हुई है बड़ी करके समझा देना है ईजी करके। यहाँ हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, एक एटम है ये हमारा पूरा, एटम के बीच में हमें पता है हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में भी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमें ये पता है एटम है ये हमारा, प्लस बीच में हमारे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पहली प्रोटॉन, दूसरी न्यूट्रॉन, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके पास न्यूट्रल चार्ज होता है। मतलब कैसा चार्ज होता है भैया? न्यूट्रल, मतलब कोई सा चार्ज नहीं होता। ये कैसा चार्ज होता है? मतलब ना ही ये नेगेटिव शो करता है ना ही पॉजिटिव चार्ज, कोई सा चार्ज शो नहीं करता है। ठीक है, वो हो गया हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज वाला। ठीक है, तो हमारा ये हो गया एटॉमिक साइज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक साइज़ भैया हमारा होता क्या है? एटॉमिक साइज़ भैया वो होता है जो आपका न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, मान नहीं ये हमारा न्यूक्लियस ही है,
तो हमने यहाँ लिख लिया n, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होता ही होता है, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए n, मतलब न्यूक्लियस। अब यहाँ से इसकी जो यहाँ की डिस्टेंस हुई, इसके लिए हम कहेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये होता है, और एटॉमिक साइज के लिए ही हम रेडियस कहते हैं। अब एक दो चीज़ें इसमें और दे देते हैं आपकी बुक में, जैसे पहली क्या चीज़ दी हुई है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स। अब भैया पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा क्वांटम वाली चीज़ नहीं है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये बहुत ईजी चीज़ है। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, कि नंबर ऑफ सेल एटॉमिक साइज से किस तरीके से रिलेटेड है, बहुत आसानी। जितनी अगर ज़्यादा हमारी सेल हो जाएंगी, मान लो एक ये वाला डायग्राम नहीं, हम यहाँ पर एक और समझते हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ लिख लिया हमने n, और मान लो कि हमारा पहली ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और एक और बना लेते हैं, 4 हमारी आउटर मोस्ट सेल हो गई। अब जितनी ज़्यादा हमारी नंबर ऑफ सेल होंगी उतना बड़ा एटम होगा, सीधी सीधी बात आ गई। अब मान हमारी ये ज़्यादा बड़ा, ये बनाया छोटा लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ 4 है, तो ये हमारी यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है, पता लग गया कि जितनी ज़्यादा सेल हैं और इसका फिर साइज भी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए बनाए तो और ज़्यादा, इससे भी इतना बनेगा कम से कम, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा, मान लो एक दूसरा डायग्राम, और जितना छोटा हमारा वो, मतलब जितनी कम नंबर ऑफ सेल होंगी उतना कम हमारा, वो इतना छोटा हमारा एटम होगा। बस सीधी सी बात, ये हमें समझ में आ गई कि नंबर ऑफ सेल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब दूसरी बात हमारी क्या दी हुई है कि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, तो भैया इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि न्यूक्लियर की चार्ज क्या होता है। जिन बच्चों के लिए नहीं पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उनके लिए बता दें कि न्यूक्लियर चार्ज उनका न्यूक्लियस में इधर यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ हमारा हो गया न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से हमारा एटॉमिक साइज से रिलेट है, तो इस तरीके से भैया रिलेटेड है, एक अच्छे तरीके से डायग्राम बना के आपको बताते हैं, ताकि अच्छी तरीके से एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो ये भी रफ कर देते हैं। हमने ये बनाया अपना बीच में न्यूक्लियस, यहाँ हमारा आ गया न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल आ गया भैया समझ में, ये जलेबी टाइप की, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज में क्या दो चीज़ प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा ये है हमारी आउटर मोस्ट सेल, दो ही बना लेते हैं अभी, और हमारी ये पता है कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात यहीं से हमारे लिए तुरंत ही समझ में आ जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन नाम सुनते ही, और इसीलिए हमने साइन भी लगा दिया कि प्रोटॉन के पास है हमारा पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के पास है न्यूट्रॉन चार्ज। अब हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो पूरा हमें समझ में आ गया। इसका कहने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यहाँ अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट होगी तो नेगेटिव चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगी, नंबर ऑफ सेल कम नहीं होंगी। अगर मान लो यहाँ 3 है, 2 की जगह यहाँ हमारी 3 दी हुई है सेल, तो यहाँ हमारी 2 नहीं हो जाएंगी, लेकिन ये हमारा जो एटॉमिक रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा एटम का साइज छोटा, और जितना कम, जितने हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चीज़ कम होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा, मतलब ये अपनी डिस्टेंस जितनी फूली हुई है उतनी रहेगी। अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चीज़ ज़्यादा हो गई तो ये नेगेटिव चीज़ की अपने आपस के उसके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव चीज़ हैं इधर उधर उसे अट्रैक्ट कर लेगी और उसका एटम का साइज छोटा बना देगी। बस यही नंबर ऑफ सेल और न्यूक्लियर चार्ज का कहना है। पहली बात कि नंबर ऑफ सेल क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल जितनी ज़्यादा होंगी एटम का साइज उतना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल जितनी कम एटम का साइज उतना कम। और न्यूक्लियर चार्ज का भी ऐसा ही होता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना एटम का साइज ज़्यादा, और जितना कम न्यूक्लियर चार्ज उतना कम, मतलब उतना छोटा एटम का साइज। बहुत ही आसान बात है एटम के बारे में, ठीक है। और एटम की बात हो गई, हम एक चीज़ और इसमें दे दें, जैसे आपके बुक में दी हुई है कि डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। ये चीज़ बहुत सिंपल है, याद रखना। ये पूछ लेते हैं डाउन अ ग्रुप और सेकंड अक्रॉस ए पीरियड। तो कैसे कैसे, जब हम डाउन ए ग्रुप जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। ये बात केवल याद रखनी है
और जैसे जैसे हम डाउन ए ग्रुप जाते हैं, हाँ, और जब एक्रोस ए पीरियड, जब इधर से लेफ्ट से राइट साइड में हम बढ़ते हैं इधर की तरफ, अपने पीरियोडिक टेबल जो अभी बनाई थी उसमें इधर से इधर बढ़ते हैं, तो हमारा एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। अब आपके लिए पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, डाउन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज और एक्रोस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज। ये बात आपकी होगी पूरी एटम के बारे में। अब एक चीज़ और आती है आपकी केमिकल रिएक्टिविटी, सेकेंड इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्टिविटी। तो भाई आपकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? केमिकल रिएक्टिविटी भी आपकी मेटल वगैरह की तरह ही होती है। द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। केमिकल रिएक्टिविटी का नाम ही सुनते हैं हमारे समझ में आ रहा है कि इसके पास एक टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में हमें लिए पता होनी चाहिए कि हमारी आउटर मोस्ट सेल में हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, यह हमारी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मैंने बना दिया समझाने के लिए। तो हमारे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल, मतलब 8 ऑक्टेट इसे कंप्लीट करने अपने होते हैं। तो भाई ये अपना, उसके लिए हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना और ज़्यादा इसका टाइम जाएगा। अब बात कर लेते हैं डाउन अ ग्रुप और एक्रोस अ पीरियड। इसके भी बस इसी चीज़ के लिए पूछेंगे, अगर एग्जाम में आ भी गया तो पहली बात तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वो आप बुक से पढ़ लेना, और डाउन अ ग्रुप और एक्रोस अ पीरियड पढ़ेंगे वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे डाउन अ ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी के साथ क्या होगा? जब डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो हमारे इस साइड में हमें पता है, हमारी पीरियोडिक टेबल मान लो ये बनी हुई है, इस तरीके से नहीं होती लेकिन बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल, अभी हमने पढ़े थे। तो हमारे साथ क्या होगा, जब हम मेटल में डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ लिख लेते हैं मेटल, यहाँ लिख लेते हैं नॉन मेटल। जब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो ये केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी और नॉन मेटल की तरफ बढ़ेंगे। जब इस साइड में अपनी लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी घटती है। ठीक है, तो ये बात आपको केवल पता होनी चाहिए कि डाउन अ ग्रुप मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है और नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी नहीं बढ़ती है डाउन अ ग्रुप। ठीक है, अब ये रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं एक्रोस अ पीरियड विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। एक्रोस अ पीरियड, अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक से ही उठा के, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जैसे यहाँ से ही लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, अब ये आपके अलग अलग तरीके से, मतलब एक्रोस अ पीरियड आपके गिवन है, तो एक्रोस ए पीरियड में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी थर्ड पीरियड की बात चल रही है। थर्ड पीरियड में तो हमारे पास पता है, इस साइड में हमारे मेटल होते हैं, इस साइड में हमारे नॉन मेटल होते हैं, बीच में हमारा होता है मेटलॉइड, जो हमने पढ़ा था, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कैसा होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पे यहाँ पर हमारी यहाँ जाते जाते रिएक्टिविटी जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। इधर जा रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज, इसका भी बताऊंगा पूरे प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर हमारी होती है केवल यहाँ पर की, यहाँ की बात कर रहे हैं सिलिकॉन की, ये हमारा मेटलॉइड हो गया, तो यहाँ पर हमारी होती है लीस्ट रिएक्टिविटी, और फिर यहाँ पर हमारी हो जाती है यही इसी की तरह सेम रिएक्टिविटी डिक्रीज।
और हमारी ये हो गई क्लोरीन। क्लोरीन हो गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या हो गया? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या हो गया भैया? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। थोड़ा लिख नहीं पाए ठीक से, देख लेना। सबसे पहले बात हो गई आपकी बिल्कुल ठीक ठीक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपके आ गए पीरियड थर्ड के बारे में बात चल रही है यहाँ। तो इसमें ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक्रॉस अ पीरियड आपकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें आप क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, किस तरीके से, या अगर पूछ लेता तो किस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज देन केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज। पहले आपकी केमिकल रिएक्टिविटी घटती है, जैसा कि आपने देखा पहले आप यहाँ गए केमिकल रिएक्टिविटी घटी, फिर बहुत घटी, फिर बढ़ी, मतलब यहाँ पर भी इतनी नहीं है लेकिन बहुत बढ़ गई। पहले केमिकल रिएक्टिविटी घटेगी, फिर जाके केमिकल रिएक्टिविटी आपकी बढ़ेगी एक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट से राइट हैंड पे जाते वक्त ये आपका होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपका हो गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका। फिर हमारे यहाँ पर आ गए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, रिएक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। यहाँ आ गया हमारा ये मेटलॉइड, सिलिकॉन हो गया हमारा मेटलॉइड, यहाँ हमारी होगी सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिविटी। फिर हमारा आ गया फॉस्फोरस और सल्फर, फिर यहाँ हमारे फॉस्फोरस सल्फर में क्या हो गया रिएक्टिविटी यहाँ पर भी डिक्रीज है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी यहाँ क्लोरीन के बारे में, जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। तो भाई आपकी केमिकल रिएक्टिविटी पूरी हो गई डाउन अ ग्रुप एक्रॉस अ पीरियड, बता दिया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके से इसका क्या फंडा होता है, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसके लिए आयोनाइजेशन इथैल्पी भी कहा जाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन आप देख लेना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। लिखी हुई है डेफिनेशन आपकी, में डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी भी बस आपको डाउन अ ग्रुप दो। पहली बात इसमें भी क्या पूछेगा कि डेफिनेशन पूछ सकता है, और डाउन अ ग्रुप और एक्रॉस अ पीरियड यही पूछता है। तो इसमें भी हमें पता है कि डाउन अ ग्रुप क्या करना है, बहुत सिंपल यार, देखो चैप्टर केवल बड़ा करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा आता नहीं है, जो आता है वो बता दिया जा रहा है आपको कि क्या क्या किस तरीके से आएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी है। अब डाउन अ ग्रुप और एक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन के साथ क्या होगा। डाउन अ ग्रुप जब भी हम जाएंगे तो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी, और एक्रॉस अ पीरियड हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात इतनी सी बात पूछेंगे इसमें से, और इसमें से कुछ नहीं पूछते हैं। डेफिनेशन पूछ ली और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया। ठीक है, यही। अब दो चीज़ें और बती इकट्ठी लिख लेते हैं आपकी, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा हो तो बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इन दोनों का एक ही बार में लिख देते हैं कि डाउन अ ग्रुप, यहाँ केवल डाउन लिख देते हैं, पूरा समझ जाना डाउन। ठीक है, डाउन अ ग्रुप क्या होगा और एक्रॉस अ पीरियड क्या होगा। अब वही बात कि डेफिनेशन अगर लिखेंगे टाइम जाएगा ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं है, डेफिनेशन बुक में से पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आयन इनटू अ नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, बाय गिविंग अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कह सकते हैं आप। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से डेफिनेशन दी हुई है आपकी।
अब बात कर लेते हैं, बस यही पूछेंगे डेफिनेशन। डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड वो बता दिया जा रहा है कि डाउन अ ग्रुप इसमें भी डिक्रीज, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज, इसमें भी डिक्रीज, इसमें इंक्रीज। यही आपकी है भाई सिंपल सी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन मूविंग अ डाउन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है, मोर द न्यूक्लियर चार्ज देयर बाय कॉजिंग अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो आपकी हो गई अक्रॉस अ पीरियड, इसमें यही होगा। इन अ पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। 10 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर हेलोजन एंड द लीस्ट फॉर एल्कली मेटल। हेलोजन जो आपका लास्ट में होता है उसमें आउटर मोस्ट आपकी सेल कंप्लीट होती है और इनर्ट गैस की आपकी कम होती है, तो हेलोजन का जो है स्ट्रक्चर बड़ा होता है इनर्ट गैस से, ठीक है। और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी हमने। और डाउन अ ग्रुप इसमें भी यही होगा, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। बस यही देखो जो भी हैं आपके 5-6 टॉपिक इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो बता दिए आपको। जैसे पहले हो गया आपका एटम के बारे में, एटम के साइज, नंबर ऑफ सेल, न्यूक्लियर चार्ज, ये चीज़ें हो गई आपकी पूरी एटम। फिर आपके आगे केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी टेंडेंसी लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें आपकी बात हो गई सारी। और आपकी आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। मतलब यही केवल आप देख रहे हो, केवल आपको बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, पूरी नहीं याद होनी, पूरी अगर याद नहीं हो रही है तो थोड़ी तो याद होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 30 एलिमेंट तक, ठीक है, 30 एलिमेंट तक नंबर वाइज लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल होगी और प्लस आपके आगे के ये 5-6 जो भी टॉपिक हैं ये आपके कवर होने चाहिए। बस पूरे चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो रहा। और एमसीक्यू आपके बहुत इजी इसी से बन जाते हैं, इसी से ही रिलेटेड होते हैं जितने आपके टॉपिक अभी कवर गए, और एक्स्ट्रा कोई एमसीक्यू नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।